वेलकम प्रोटीन्स, क्लास 8th का हमारे पास ये 9th चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में बोलते हैं घर्षण। आप जैसे कह सकते हो रगड़ना, है कि नहीं है? हाँ, रगड़न कह सकते हो आप इसको। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। सिर्फ इसी क्लास में नहीं बल्कि आप क्लास 9th में भी पढ़ोगे इसके बारे में, और क्लास 11th में और ऊपर क्लास में भी इसके बारे में बहुत डिटेल आपको देखने को मिलेगा अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ते हैं तो चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी एक एक लाइन में अपने अंदर बहुत मायने रखता है। हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सॉल्व करा देंगे। कहने का मतलब है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज़, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का हलवा बना के देंगे, आपको सिर्फ निगलना है, चबाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एंड तक देख लो। इस चैप्टर के लिए और कोई चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार ऑफ अ ट्रक शोइंग, है ना, slowing down the vehicle at traffic signals. You too slow down your bicycle, है ना, whenever needs by applying brakes. जाहिर सी बात है, गाड़ी वाली तो ब्रेक्स व्रेक्स लगते हुए देखे ही हैं कि कैसे वो स्लो होता है। आप भी साइकिल स्लो करते हैं ज़रूरत पड़ने पे। हैव यू एवर थाउट व्हाई अ व्हीकल स्लोज व्हेन, है ना, ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्यों जब ब्रेक लिया जाता है तो ये स्लो होता कैसे है और क्यों होता है ना, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये जो चैप्टर है इन्हीं सवालों का जवाब देगा। यहाँ पर उससे आगे कह रहा है क्या, नोट ऑन द व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस, है ना, ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कह रहा है क्या कि सिर्फ व्हीकल की बात नहीं है, अगर कोई भी चीज़ जो किसी सरफेस पे गड़क रहा है, आप एक बॉल को ही ऐसे लेके छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि बॉल चलते रह जाएगा ज़िंदगी भर, एक टाइम के बाद वो रुक ही जाएगा ना। हालांकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको रोका नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, बावजूद उसके क्या लगता है कि वो चीज़ रुक गया। कैसे? हालांकि एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उस पर, बट दिख नहीं रहा कि कोई उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा उस पर, एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं दिख रहा, लेकिन वो रुकता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइनली इट्स स्टॉप्स, हैव यू नोट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग समटाइम्स? जाहिर सी बात आपने देखा होगा कोई चीज़ ऐसे गड़कते गड़कते एक टाइम के बाद रुक ही जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी, है ना, स्टेप ऑन बनाना पील, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सम स्मूथ एंड वेट फ्लोर? आपने देखा होगा ना कभी अगर कोई छिलका उलका गिरा हो केला का, तो आप उस पर क्यों पैर पड़ने पर गिरने लगते हैं और क्यों आप जो है फिसल जाते हैं? क्या रीज़न है आखिर? ऐसा क्या हो गया है ना कि जो वेट फ्लोर होता है, भीगा हुआ फ्लोर होता है, उस पर जब आप चलते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। मार्बल रोड पे अगर पानी वानी गिरा हो उस पर चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, नहीं चल पाते हैं ढंग से। आखिर ऐसा क्या है रीज़न कि आप ऐसा फील करते हैं? चलिए भाई, यहाँ पर देखिए फोटो में एक बंदा गिर रहा है, दूसरा गिरने वाला है। ये क्यों नहीं गिरा भाई, ये क्यों खड़ा है? हाँ, इसको भी गिरना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपको इन्हीं सवालों का जवाब क्या करेगा सर, आपको देगा, आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर जो टॉपिक है वो शुरू होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये सब कुछ के पीछे जो जिम्मेदार है वो है फ्रिक्शन, और जो कि एक तरह का फोर्स है, एक तरह की ताकत है। फोर्स क्या कर सकता है सर? फोर्स किसी चीज़ के, है ना, पोजीशन में, शेप में, साइज में, मतलब स्टेट में क्या कर सकता है सर? चेंज ला सकता है कि नहीं है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जिसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक्टिविटी है। आप एक बुक ले लीजिए अपने टेबल पे, आप चाहे तो अपने बेंच पे, स्कूल के बेंच पे आप इसको स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक साइड से दिखाया गया कि चलिए इधर से राइट से मान लीजिए आपने इसको स्लाइड करने की कोशिश करा, ट्राई करा, तो आपको फील होगा आहिस्ते आहिस्ते से आप इसको स्लाइड करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको फील होगा कि जैसे कि कोई रुकावट सी आ रही है, जैसे कि ये बुक कहीं से फंस रहा है। ऐसे ही आप इसको अनदर साइड से, है ना, नेक्स्ट ट्राई कीजिए फिर से उसको धकेलने का। यहाँ पर भी आप फील करेंगे कि भाई जैसे कि फंस रहा है, भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो बुक को रोक रहा है ना। यहाँ पर आप ये फील करेंगे इस एक्टिविटी में, और आपने ऐसा ट्राई भी किया होगा, लेकिन इसको आराम आराम से कीजिएगा, बहुत फास्ट नहीं। कह रहा है यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, है ना, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट। अब क्या कह रहा है, जब आप किताब को इधर से धकेल रहे हैं, मान लीजिए किताब है उसको आप इधर से धकेल रहे हैं, तो एक चीज़ है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है वो राइट। अगर आप लेफ्ट से धकेल रहे हैं तो राइट से एक चीज़ है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, वही फ्रिक्शन है। इफ़ यू अप्लाई द, है ना, फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। और अगर आप इधर से यानी राइट से अप्लाई करते हैं फोर्स को, इसको धकेलने की कोशिश करते हैं, तो लग रहा है एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है सर, रोकने की कोशिश कर रहा है, और वही क्या है सर, फ्रिक्शन है। यहाँ कह रहा है कि इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। अब दोनों केस में क्या हो रहा है सर,
कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना, है ना, टाइम के साथ ट्रैवल करना, तो मोशन मतलब मूव करना। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं कि बुक क्या हो रहा है सर, रुक रहा है, यानी मोशन को अपोज कर रहा है। कोई चीज़ है जो बुक को रोक रही है। एक्चुअली फ्रिक्शन यही करता है। फ्रिक्शन का काम ही है ना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करना। हमेशा फ्रिक्शन रोकता ही है। फ्रिक्शन का काम क्या है बच्चों, कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मूव कर रही है किसी सरफेस से टच होकर के, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, यही चीज़ आपको क्लियर कराइए, इसको अंडरलाइन कीजिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा क्या करता है सर, ये जो मोशन है ना, मूवमेंट है, उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ काम करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। वहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, तो उस किताब और टेबल के बीच में लग रहा था। कहाँ लग रहा था, किताब और टेबल के बीच में लग रहा था। इज द फ्रिक्शन द सेम ऑफ ऑल द सरफेस, क्या हर एक सरफेस पे फ्रिक्शन सेम ही लगेगा। फर्स्ट सरफेस, सरफेस का मतलब क्या, कोई भी चीज़ सरफेस हो सकता है। इवन कि अगर मैं अभी अपने हाथ पे दूसरे हाथ को यहाँ पर क्या करूँ सर, मोशन मूव करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर यह हमारा दोनों हाथ सरफेस है एक दूसरे के लिए। तो सरफेस कुछ भी हो सकता है ना। ये बोर्ड भी है जिस पे अभी क्या कर रहे हैं हम, ऐसे सर टच कर रहे हैं, ये भी एक सरफेस है जिस पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस का मतलब कोई भी चीज़ हो गया, है ना, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट क्या करना चाह रहा है सर, टच होकर के, कॉन्टैक्ट होकर के फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसको लगने के लिए कोई टच होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे फिर भी आपकी ग्रेविटी लग जाएगी, क्योंकि आप एक हेवी ऑब्जेक्ट के आसपास हैं, है कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा ही, है ना, चाहे बीच में कोई मीडियम हो ना हो, टच हो ना हो। अब एक उसका फील्ड है, उस फील्ड में वो काम करेगा। तो ऐसे कुछ फोर्स होता है जिसमें टच की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और ऐसे कुछ फोर्स होता है जिसमें कॉन्टैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट में होता है, तो ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। डज इट्स डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, लेट अस फाइंड आउट। क्या स्मूथनेस पे डिपेंड करता है कि जितना सिल्की होगा, जितना क्या बोलेंगे, प्लेन होगा, जितना बढ़िया, क्या उस हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो कम बेशी होगा। चलिए पता करते हैं। इसका जवाब के लिए यहाँ पर एक टॉपिक है क्या, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे फ्रिक्शन क्या करता है सर, डिपेंड करता है, या फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीज़ें क्या करती हैं सर, इफेक्ट करती हैं, असर डालती हैं। चलिए पहले एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है सर, आपको एक ईंटा दिया गया है। इस एक्टिविटी को एक किसी धागे से बांध लेना है। एक्टिविटी कह रहा मैंने, ईंटा को धागे से बांध लेना है। और यहाँ पर एक कमानी तराजू लिया गया है। देखिए ये आप स्प्रिंग बैलेंस ये लिया गया है। स्प्रिंग बैलेंस क्या है देख लेंगे। यहाँ पर रीडिंग आप देख सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट है वो दिखाया जाता है। जब आप स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर कोई चीज़ को लटकाते हैं तो उस पर वेट दिखता है। यहाँ पर एक तरह का एक पतला सा होता है ना, स्टील टाइप का कुछ बड़ा हुआ, उसमें जो स्केल के सामने आता है उतना वेट दिखाता है। ये हर एक लैब में होता है, हर एक स्कूल के लैब में होता ही है ऑलमोस्ट। सस्ता सा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप चाहें तो खुद भी घर पे मंगवा के ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में बांध करके ईंटा को किसी सरफेस पे, मान लो ज़मीन पे ही, इसको खींचने की कोशिश की जा रही है। तो जो फोर्स इस पे लग रहा है, जो वेट इस पे दिख रहा है, मान लो कुछ दिख रहा है यहाँ पे 1 किलो 2 किलो 4 किलो, जो भी वेट दिख रहा है, ठीक है। तो ईंटा खींचने की कोशिश की गई और इसको रीडिंग करा गया कि देखिए कितना वेट दिख रहा है। अब क्या करना है, एक सेकंड केस में ईंटा के ऊपर ना आपको प्लास्टिक लपेट देनी है। क्या, प्लास्टिक लपेट देना है। और अगेन से सरफेस में क्या करना है सर, इसको पुल करना है ना, खींचना है। और फिर से यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है कि अब एग्जैक्टली जो है वेट कैसा कितना दिखा रहा है, और देखना है कि क्या डिफरेंस है। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर पटवा का बोरी जो है या फिर जो जूट होता है वो लपेट देना है। और फिर उसके बाद, या फिर आप चाहे तो कोई कॉटन भी लपेट सकते हैं, कॉटन का कोई कपड़ा उपड़ा। और इसके बाद फिर आप इसको पुल करेंगे और अगेन इसका क्या करेंगे सर, रीड करने की कोशिश करेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किस तरीके से आपका रीडिंग दिखा रहा है, कितना जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों केस में आपसे आप कुछ सवाल किए जाएंगे, देखो, है ना। चलिए वही है, यही इतना एक्टिविटी में इतनी ही चीज़ें थी। अब हम उसके बारे में जो आएगा बाद में आएगा, पहले स्प्रिंग के बैलेंस में थोड़ा यहाँ देख लो। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कह रहा है कि ये जो है ना एक तरह का डिवाइस है जो यूज़ होता है किसके लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब आप वेट के बारे में पढ़ोगे कि वेट भी क्या होता है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ही होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ coiled spring which gets stretched when the force is applied. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on the graduate scale, है ना. The reading on the scale gives the magnitude of the force. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें एक तरह का ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उधर से, और स्प्रिंग वो देखो अलग अलग किस्म का होता है ये. जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 से 100 ग्राम नापने का सिर्फ है. ये केजी नापने का भी हो सकता है, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी नापने का भी हो सकता है, और मिलीग्राम नापने का भी हो सकता है. तो उसी हिसाब से स्प्रिंग लगा रहता है, टाइट स्प्रिंग, ढीला स्प्रिंग. और स्प्रिंग को खींच करके जितना वेट डाल करके खींच करके उसको ये जो है रीडिंग जो है बनाया जाता है, तैयार किया जाता है. बेसिकली इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस. अच्छा, ये अलग अलग होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपके लैब में भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्या हो स्प्रिंग बैलेंस रखे हुए हों. जैसा जैसा वेट आपको जो है उससे खींचना है वैसा आप यूज़ करेंगे. अब ईंटा खींचने के लिए ये वाला 100 ग्राम वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो शायद ये काम नहीं करेगा अच्छे से, बिकॉज 100 ग्राम्स में तो ईंटा तो आपको पता ही है 5 केजी का, 4 केजी का हो जाता है. तो अगर आप इससे खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत क्लियर है कि इसका जो लिमिट है स्केल का, वो लिमिट आप क्रॉस कर जाओगे, आप इससे रीडिंग नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको शायद क्या चाहिए होगा, ज़्यादा बड़ा स्केल वाला कोई स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होगा. ठीक है. अच्छा, चलिए इसके बारे में यहाँ पर फिर कुछ दिया नहीं है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं सिंपल सी बात यह है कि जब आप ऐसे ही ईंटा खींच रहे थे तो उस टाइम पे जो उसका रीडिंग दिखाएगा वो जितना होगा, जब आप उस पर प्लास्टिक लपेट करके खींचेंगे तो वो रीडिंग कम दिखाएगा. प्लास्टिक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है सर, ज़्यादा स्मूथ होता है, ज़्यादा प्लेन होता है. जबकि आप उसी पर जूट लपेटेंगे, कॉटन का कपड़ा लपेटेंगे तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन बनाएगा, वो ज़्यादा खुरदुरा होता है. इसी की वजह से आप जब रीडिंग देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक दिखाएगा, सबसे ज़्यादा दिखाएगा. कहने का मतलब है कि ईंटा के ऊपर जब आपने जूट लपेटा या पटवा का बोरी लपेटा तो वो ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा था, जब आपने प्लास्टिक लपेटा तो वो कम से कम रीडिंग दिखा रहा था, और जब ईंटा ऐसे ही था वो नॉर्मल सा यानी मीडियम सा रीडिंग दिखा रहा था. तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कितना ज़्यादा प्लेन है, कितना ज़्यादा रफ है, कितना ज़्यादा स्मूथ है. अगर सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है. अगर सरफेस जो है अस्सलाम वालेकुम जी सर, स्टूडियो में है. कहिए. हाँ हाँ, स्कूल जाएंगे ना. थोड़ा घर से होकर आइए, किसी को दे दीजिए, रख दीजिए. ठीक, मिलते हैं इंशाल्लाह. चलिए अब एक और एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या है. यहाँ पर एक्टिविटी में आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है एक स्मूथ फ्लोर पर या टेबल पर. आप फोटो में देखिए इसको, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो है एक टुकड़ा लिया गया है. आप इस जगह पे कोई बुक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई तख्ते इस्तेमाल कर सकते हो, स्लेट इस्तेमाल कर सकते हो. इसका इंक्लाइंड प्लान बना, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड प्लेन झुका हुआ प्लेन है ना. बुक के ऊपर रख करके इसको टेढ़ा ऐसे झुका हुआ प्लेन बना दिया गया है. अब ये एक टेबल पे इस्तेमाल किया जा रहा है. आप अपने बेंच पे भी ट्राई कर सकते हो या टेबल पे ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्या करा गया है, इस पर एक पेन या फिर एक जो है यहाँ पर बैटरी भी, आप ये जो सेल है ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. इस पे आप इंक्लाइंड प्लेन बना करके सिंपली ये मान लो सेल आप इस पे रख दोगे, छोड़ दोगे. सिंपली छोड़ना है, मतलब आपने उसको धकेलना नहीं है, सिंपली उस पर छोड़ देना है और छोड़ के देखना है कि ये कहाँ तक जाता है. एक डिस्टेंस आपको बस देखना है. क्लियर. अच्छा, एक सेकेंड केस में आपने क्या करना है कि यहाँ पर कपड़ा बिछा देना है. क्या करना है, कपड़ा बिछा देना है. जैसे कि आप देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है, सेकेंड केस में एक कपड़ा बिछा दिया गया है. और अगेन से वही किया गया है कि यहाँ पर फिर से आपको वो जो बैटरी है या सेल है उसको आप धीरे से बस रख देंगे, छोड़ेंगे, वहाँ पे उसको आप धकेलेंगे नहीं, छोड़ेंगे और देखेंगे कि इस बार ये क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. एक तीसरा केस भी होगा जहाँ पर आपने इसमें बालू बिछा देना. क्या बिछा देना है सर, बालू बिछा देना है, कपड़ा हटा करके, और फिर से आपने उसी सेल को यहाँ पर से छोड़ना है. और इस बार आपको नोटिस करना है कि जो आपका सेल है वो क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तीनों केस में आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, हर एक केस में ये सेल बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा. तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये डिस्टेंस में फ़र्क देखने को मिला. बहुत क्लियर सा रीज़न है, फ्रिक्शन. और यहाँ पर हम जो देखने को मिल रहे हैं, दिखने को हमें मिल रहा है वो है कि कपड़ा जो है जब था तो वो थोड़ा जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करा, जब आपने बालू जो है डाल दिया तो और कम डिस्टेंस ट्रैवल करा. और अगर आप इसको हटा देते हैं और सिर्फ आप जो है टेबल पे इसको
भेजते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए देख पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सरफेस है, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, मोशन में है, उस सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। जब सरफेस स्मूथ ज़्यादा था तो वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुआ, कपड़ा बिछाने से थोड़ा रफ हो गया तो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और बालू बिछाने से और ज़्यादा रफ हुआ तो और जो है कम डिस्टेंस क्या हो गया सर, ट्रैवल किया बैटरी ने। क्लियर है? अच्छा, देखिए इससे आगे भी कोई बात की जा रही है। कह रहा है कि इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। बालू वाले केस में, सैंड के केस में, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। क्यों? सिंपल रीज़न है, सरफेस के स्मूथनेस पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस जब कम स्मूथ हो रहा है तो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है ट्राई टू रीजन वाई। ठीक है, हमने इसका जवाब दे ही दिया। डिस्कस द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट पे डिस्कस कर लिया हमने। अब कह रहा है डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। क्या जिस सरफेस पे सेल को मूव किया जा रहा है, यहाँ पर ये वाला हमारा सरफेस है, क्या इस सरफेस पे डिपेंड कर रहा है? जवाब है यस, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। जवाब है यस। ठीक है, ये जो सरफेस है इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही अगर इस सेल के सरफेस पर भी हम गौर करें तो इस सेल के सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा इस पर ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पे एक बूझो जो है कह रहा है कि आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग द पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड दिस सेल। बूझो कह रहा है कि हम इस सेल के आसपास क्या करेंगे, सैंड पेपर लपेट देंगे। सैंड पेपर बेसिकली क्या होता है, खुरदुरा होता है, रफ होता है। तो अगर आप इस सेल में सैंड पेपर लपेटेंगे और देन इसको फिर से वही मूव कराने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाओगे कि इसी सरफेस पे, यही टेबल पे ये सेल जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है जो बिना सैंड पेपर लपेटे आपने ट्रैवल करवाया था। अगेन से आप चाहे कपड़े का जो है एग्जाम्पल लें या फिर बालू का एग्जाम्पल लें, हर एक केस में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे क्या पता चलता है कि दोनों सरफेस पे डिपेंड करा, ये भी सरफेस पे डिपेंड करा और इवन के सेल के सरफेस पे भी क्या करा सर, डिपेंड करा कि वो कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इससे क्या पता चलता है कि फ्रिक्शन जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड करता है। जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता फोर्स, वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है। दोनों सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन जो है कम से कम जो है अप्लाई होगा। अब यहाँ पर कह रहा फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द, है ना, रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। वही बात कह रहा है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। इरेगुलरिटीज, जितना ज़्यादा रफ होगा, इरेगुलर होगा जो सरफेस, उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा कितना फ्रिक्शन जो है लग रहा है, दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा। इवन द सरफेस विच अपियर्स स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर इरेगुलरिटीज, है ना, ऑन देम। इवन के जो सरफेस बहुत स्मूथ लग रहा है, जैसे कि ये वाला जो सरफेस है, टेबल ओवल का जो सरफेस है जिसमें साइन मार्का वगैरह लगा रहता है, लगता है कि ये बहुत स्मूथ है, ये साइन मार्का वाला बहुत स्मूथ है। ऑल्दो वो देखने में लग रहा है बहुत स्मूथ है, फिर भी क्या है सर, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस पर भी क्या है सर, इरेगुलरिटीज है, उस पर भी रफनेस है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस, है ना, लॉक इनटू अनदर। When we attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking. On rough surface, there are larger number of irregularities, so the force of friction is greater if rough surface is involved. अब इस चीज़ को हम थोड़ा नीचे के फोटो से समझते हैं जो यहाँ पर कह रहा है क्या, कि देखिए भले ही आपको जो सरफेस स्मूथ लग रहा है अभी यहाँ पे, इस सरफेस को, एक टेबल का सरफेस और एक बुक का जो नीचे का हिस्सा है, इसको जब किसी एक छोटे से पॉइंट को जूम करके देखा जाएगा, जो कि ऐसे तो स्मूथ लग रहा था, जूम करके देखा जाएगा तो क्या दिख रहा है सर, कि ये जो टेबल का सरफेस है उस पर भी देखिए ऐसा इरेगुलरिटीज़ है, अगर इसको आप बहुत जूम करके देखिएगा तो। और जो हमारा बुक भी जो कि स्मूथ लग रहा था, प्लेन लग रहा था, उसमें भी क्या सर ऐसे इरेगुलरिटीज़ हैं, उसमें भी क्या है सर ऐसे इरेगुलरिटीज़ हैं। अब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ रहता है तो ये इरेगुलरिटीज़, ये जो शेप्स हैं, ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। क्या हो जाता है सर, इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ये फंस जाते हैं। और आप जब इसको आप मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो जो फंसा हुआ फोर्स है ना, उससे ओवरकम करने की, यानी उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगा के वहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स दी ऑल फिनोमिना अकरिंग, जो कि दिख तो नहीं रहा है ऐसे हमारे नंगे आँखों से, बट एक्चुअली वर्क कर रहा है। ओके ओके, समझ में आ रही चीज़ें, इंटरलॉकिंग कहानी समझ में आ रही है बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा है वी सी दैट द फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के इरेगुलरिटीज में जो फंस जाता है उसके वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। इट्स ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेस आर पास्ड हार्डर।
जाहिर सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा हार्डली पास किया जाए, ज़्यादा दबा करके पास किया जाए, तो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ जो है फेस करना पड़ेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय चेंजिंग अ मैट व्हेन अ नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन ड्रैगिंग चेंजिंग बोल देते हैं ड्रैगिंग। आप जो है एक चटाई रखा हुआ, जैसे उसको आप लपेटने का खींचने की कोशिश कीजिए। जब उस पर कोई बैठा हुआ नहीं है उस चटाई पे, उसको आप खींचने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से खींच जाएगा। ठीक है, फंसेंगे सरफेस पे, बट फिर भी जो सरफेस है उसमें इंटरलॉक ज़्यादा नहीं हो पाएगा और वो आसानी से आ जाएगा। बट अब उस पर आप कोई वेट रख दीजिए, किसी को बैठा दीजिए, बच्चे को, और अब आप उस चटाई को खींचने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है सर, आपको बहुत हैवी लग रहा है। अब आसानी से वो चटाई नहीं खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये जो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ है, इसको आप जब फोर्स देते उसके ऊपर जब वेट डाल दिया, तो वो जब बैठ गया ना एक दूसरे पे, ज़्यादा इंटरलॉक हो गया, हार्ड हो गया। अब उसको जब आप खींच पा रहे हैं, तो उससे ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कहानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे आपने कभी कोई चीज़ धकेला है क्या, भारी चीज़ को? अगर नहीं धकेला है तो धकेलने का ट्राई कीजिए। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन यू लास्ट टाइम, है ना, मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने कभी मूव किया हो, इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट द एक्सपीरियंस नाउ। तो अभी धकेलने की कोशिश कीजिए कोई भारी चीज़ को। व्हाट इज ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट और द मूव व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन? अब क्या है, दो बात है। रुका हुआ है कोई भारी सा टेबल ही सपोज करिए, रुका हुआ है, आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, दम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब सपोज करो कि एक बंदा पहले से उसको धकेल रहा है और अब उसका साथ दे रहे हैं आप, मतलब वो चीज़ जो मोशन में था उसको मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं आप, तो वो आसान है या वो जो रेस्ट में था उसके बाद उसको कंटिन्यू करना आसान है? जवाब है ऑफकोर्स, अगर कोई पहले से मोशन में था उसको भी फिर कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए जब आप फोर्स लगा रहे हैं वो कम होगा, और जब आप कोई चीज़ रुकी हुई है उसको आप धकेलने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न बहुत सिंपल है। देखो, जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं, अब इस पर बैठा हुआ, जब ये चीज़ रुका हुआ है तो इस पर जो इरेगुलरिटीज़ में फिट आ गया, उस पर क्या हो गया सर, फिट आ गया, चीज़ें समझ लीजिए एक दूसरे में से लॉक हो गई हैं एकदम से। ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्या कि जब ये पहले से मूव कर रहा है तो इस पर टाइम नहीं मिल रहा है, इसको लॉक होने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये जो मूव कर रहा है तो लॉक होने का टाइम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, कम ही फोर्स में आप उसको ओवरकम करके, है ना, बाईपास कर जाते हो। तो कुल मिलाकर के यही आपको समझना है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जब ये वर्ड याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई चीज़ रुका हुआ है, जब कोई चीज़ रुका हुआ है और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम याद रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप फोर्स, अच्छा इस वक्त जो है आपको अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो नहीं होगा या कमज़ोर होगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं सर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट और तब जो दो सरफेस के बीच में आपको फ्रिक्शन लग रहा होता है वो आपका कैसा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और जो रुका हुआ था उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और वैसे भी स्टैटिक के माने और स्लाइडिंग के माने तो आप समझते ही हैं, माने के हिसाब से ही, नाम के हिसाब से इसका काम है और मतलब है। क्या ना, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। वही बात कह रहा है कि लॉक नहीं हो पाता, जो रफनेस है आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाता। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो घसका रहा है पहले से ही और फिर आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो थोड़ा क्या है सर, कम फोर्स है। जबकि अगर आप कोई चीज़ रुका हुआ है उसको अगर आप मूव करने की कोशिश करते हैं उसके कंपेयर में, फ्रिक्शन एंड यू आई फाइंड समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स, है ना, ऑलरेडी मोशन टू गेट इट्स स्टार्टेड। जाहिर सी बात, देन इट स्टार्ट। अगर आप कोई चीज़ पहले से मूव करा उसको अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो वो ईजियर होगा, अगर कोई रुका हुआ है तो उसके कंपेयर में। चलिए, वही कहानी है, आप बार बार रिपीट करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए सर, अगला जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर, एक तो जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम ये इविल भी कह रहा है, ये हमारा दुश्मन भी है। यही फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, इसके बिना हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं, हमारा काम होगा नहीं। और यही फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी के नुकसान भी कर रहे हैं, है ना, हमें जो नहीं चाहिए वो करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ले भाई, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, यानी जो मिट्टी का जो चाय पीने वाला बर्तन है या कोई और बर्तन है, कुल्हड़, वो आपको हाथ में पकड़ना आसान है, या गिलास टम्बलर या शीशे का कोई गिलास पकड़ना आसान है?
Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. अगर शीशे के गिलास में हम ऊपर से तेल लगा दें और अब इसको पकड़ने के लिए कहा जाए पानी डाल के, तो शायद आपके हाथ से छूट जाए, नीचे गिर जाए और फूट जाए, है कि नहीं है? ये तो और मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं है? ये और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? कह रहा है कि वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? ये आसान हुआ या मुश्किल हुआ? ऑफकोर्स मुश्किल हुआ। आप अगर शीशा के गिलास के ऊपर तेल लगा दे, ग्रीस लगा दे और तब उसको पकड़ने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल होगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द गिलास इट ऑल ऑफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या कोई चीज़ को पकड़ के रखना पॉसिबल है? गिलास ही को पकड़ के रखना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हाथ से वो फिसल जा रहा है, वो जो ग्रिप है ना, वो जो इंटरलॉकिंग है ना, वो सरफेस के बीच में जो एक ग्रिप बनता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ग्रिप ना बने ना, अभी मैं इसको ही पकड़ा हुआ ना, अगर ये ग्रिप नहीं बनता ना, ये फिसल के नीचे गिर जाता। यहाँ पर रबर टाइप के मटेरियल्स है, इसमें ज़्यादा ग्रिप बनेगा। ये प्लास्टिक टाइप के मटेरियल है, इससे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, तो इसमें थोड़ा कम ग्रिप बनेगा। बट स्टिल इतना हमारे हाथ में भी रफनेस है, इतना इस ऑब्जेक्ट में भी रफनेस है कि हम इस चीज़ को ईजिली होल्ड कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम ग्रीस तेल वगैरह लगा दें तो इसका भी होल्ड करना मुश्किल होगा, और ये थोड़ा हेवी हो तो और मुश्किल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रिक्शन ना हो और चीज़ें जो है एक जगह स्टेबल रहें। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव वन अ वेट मोडी ट्रैक और वेट मार्बल्स फ्लोर। कैन यू इमेजिन, है ना, बीइंग एबल टू वॉक इट ऑल ऑफ देयर, है ना, वेयर नो फ्रिक्शन। अगर आप किसी ऐसे पगडंडी पे, ऐसे आरे पे चलें जो कीचड़ से भरा हुआ हो, ऐसे रास्ते में भी इवन के जहाँ पर कीचड़ उचड़ है, वहाँ पर अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। कैसे वो आपके पैर फिसलते हैं, पैदल भी चलते हैं तो कैसे वो साइकिल का चक्का फिसलता है और कैसे गिर जाते हैं। पगडंडी पे अगर आप चलना चाहेंगे पतले से मिट्टी के रास्ते में जो भीगा हुआ है और कीचड़ है, नहीं चल पाते, आप बार बार गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग पा रहा है। आपके पैर और उस ज़मीन के बीच में एक फोर्स नहीं लग पा रहा है जो आपको रोक सके, इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से और भी डिटेल है जो आप ऊपर क्लास में पढ़ोगे। इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या चलना मुश्किल है या नहीं चल पाएंगे, या चलना इम्पॉसिबल है? जवाब है यस, इम्पॉसिबल। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो तब तो भाई चलना, कोई चीज़ पकड़ना, रुकना इम्पॉसिबल है। फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। यू कुड नोट राइट, है ना, विथ अ पेन और अ पेंसिल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। इवन कि आप पेंसिल से लिख भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप पेंसिल से लिख भी नहीं सकते। इवन के कह रहा है when your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface or rubs of some chalk particles which sticks, है ना। अगर आपके जो टीचर अगर कभी लिखते हैं ना, आपके टीचर अभी कभी ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखते हैं तो भी वो कैसे काम करता है कि आपके चौक का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, चौक का पाउडर टाइप का चीज़, वो जब खुरदुरा ब्लैक बोर्ड पे, जब वो रफ बोर्ड पे जब वो घसते हैं तो उसका पार्टिकल सब क्या होता है सर, उस फ्रिक्शन की वजह से, रगड़न की वजह से क्या होता है सर, उस पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको उस पर लिखा हुआ दिखता है। और तभी तो आप जब उसको इरेज करते हैं तो वह धूल आपको नीचे गिरता हुआ भी दिखाई देता है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर क्या रहा है कि ये देखिए जो कांटी है, ये दिखाया जा रहा है कि इसको हथौड़ा से ठोकने की कोशिश की जा रही है। ये भी पॉसिबल नहीं होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, उस पर जब आप ठोक रहे हैं तो फिसल करके हाथ में नहीं लग रहा है। वो फ्रिक्शन ही है जो इसको उस पर अंदर ठोकने में काम आ रहा है, काम कर रहा है। ओके बच्चों, अब यही चीज़ें लिखी गई हैं। कह रहा है कि द ब्लैक बोर्ड, है ना, कुड इट हैपन विद देयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड। नहीं, अगर चॉक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो आप नहीं लिख पाते। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ मूव करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, तो वह कभी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। क्या कह रहा है, they could not be start or they stopped or they turned to the change of the direction of the motion। कह रहा है कि देखो अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना लगे ना तो ना ही वो स्टार्ट हो पाएगा। देखो जब शुरू में भी आप चलना चाहते हो ना, देखो अगर मैं अपने ज़मीन को पीछे की ओर धकेल रहा तब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। टायर भी ऐसे ही काम करता है। जब आप साइकिल में पैडल मारते हो ना तो टायर ज़मीन को पीछे की ओर धकेलता है, लेकिन ज़मीन को धकेल नहीं पाता तो खुद आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो गाड़ी ना स्टार्ट होगी, मतलब वो ना चलना शुरू होगा, ना उस पर ब्रेक लगेगा और ना ही कोई डायरेक्शन चेंज होगा। जब ब्रेक व्रेक नहीं लगता है तो क्या होता है, ब्रेक व्रेक नहीं लगता है तो कैसे एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है और गिर जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रही है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन बिल्डिंग कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर आप एक धागा में गिड्ढा लगाना चाहें ना तो भी क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप वो नोट भी नहीं लगा पाएंगे, नहीं बांध पाएंगे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिसल के वो निकल जाएगा, गिड्ढा लगेगा ही नहीं। और आप कांटे ठोकना चाहेंगे वाल पे तो वो भी नहीं ठोकाएगा, क्योंकि कांटे और
है ना, इसके बीच में हथौड़ा के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। उसके अलावा कह रहा है क्या कि फ्रिक्शन के बिना बिल्डिंग भी आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिल्डिंग है इसके ईंटा एक दूसरे के ऊपर जो है थोड़ा है ना बैठ रहे हैं ना, फ्रिक्शन की वजह से बैठ रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होता है, ये हिलते डुलते तैरते रहते, गिर जाते, खड़ा नहीं होता ये बिल्डिंग। समझ रहे बात? तो इतनी सी बात है। चलिए इसको आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए जूता दिखाया गया, चप्पल दिखाया गया है, चप्पल के नीचे या जूता के नीचे वाला हिस्सा है कैसे ये घिस गया है, ठीक है, एकदम प्लेन सा हो गया, फट सा गया है। कह रहा कि ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज, है ना, एन एविल टू, ये इतना ज़रूरी था। कुल्हड़ नहीं पकड़ पाते आप, गिलास नहीं पकड़ पा रहे थे फ्रिक्शन के बिना, आप गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, आप खुद पैदल नहीं चल पा रहे थे, कोई चीज़ होल्ड नहीं हो रहा था, बिल्डिंग नहीं बन रहा था, फ्रिक्शन के बिना ये इतना ज़रूरी चीज़ था। एट द सेम टाइम कह रहा है ये भाई हमारे लिए दुश्मन भी है। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स, है ना, दे आर, है ना, स्क्रूज, बॉल बेरिंग्स और सोल्स ऑफ द शूज़। क्या कह रहा है, बॉल बेरिंग को घिस देता है ना, बॉल बेरिंग वगैरह जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में मशीन के, उसको घिस देता है। आपके पैर में जो सोल होते हैं जूते के, चप्पल के, उसको घिस देता है। जो टायर्स होता है उसको घिस देता है ना। और कह रहा है यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ द फुट ओवर ब्रिज रेलवे स्टेशन, है ना, जो सीढ़ी उड़ी पे भी जो चलते हैं जहाँ पर लोग, वहाँ पर भी क्या होता है सर, वो सीढ़ियाँ भी घिस जाती हैं जहाँ पर लोग चलते हैं। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। वाइगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट, हाउ डू यू फील। अगर आप एक और चीज़ जाने तो पता चलेगा कि फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ें तो आपको क्या फील होगा सर, हीट फील होगा। ऑफकोर्स ऐसा होता ही है, जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हीट फील होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। रीज़न क्या है, जो फ्रिक्शन हो रहा है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है जो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। इसी हीट का फ़ायदा उठाते हुए आप जब किसी मैच स्टिक को रगड़ते हैं, ऐसे जलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है सर, वो आग पकड़ लेता है। उसमें जो वाइट फास्फोरस है ना, रेड फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस में चेंज होकर आग पकड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये फ्रिक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हुआ, उसी हीट का इस्तेमाल करके आपने आग पकड़ा लिया उससे। तो यहाँ पर इस हीट का एक फ़ायदा भी है, हालांकि इस हीट का बहुत नुकसान भी है जो हम आगे देखेंगे। तो फ्रिक्शन से क्या होता है सर, हीट भी पैदा होता है। क्या सीखने को मिला कि फ्रिक्शन से हीट भी पैदा होता है, जो कि अच्छा भी है सम टाइम, जैसे कि मैच स्टिक के केस में, और बुरा भी है अक्सर केस में, जैसे मशीन के केस में। यू हैव ऑब्जर्व दैट जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट्स रन। आप देखे होंगे कि जो मिक्सी आप चलाते हैं मसाला वगैरह बनाने के लिए, वो क्या होता है सर, आप थोड़ी देर चलाएंगे उसको तो कोई मसाला वसाला बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और मसाला भी इवन के हीट हो जाता है। कहने का मतलब है कि, है ना, फ्रिक्शन ही तो है जो वहाँ पे रगड़ करके क्या किया, हीट पैदा किया। फॉर अ फ्यू मिनट यू कैन, है ना, यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है ना। इवन के भाई मैं क्या बोलूँ, आप मालिश वालिश करो अपने हाथ वाथ बॉडी का, तो भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं है। कह रहा है कि इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज, है ना, ऑपरेटेड हीट जनरेटेड काउज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है कि जब एक मशीन को चलाया जाता है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है सर, हीट जनरेट होता है और बहुत सारा एनर्जी बर्बाद होता है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप पंखा चलाते हो, पंखा चलाने के बाद आप क्या देखते हो सर, पंखा में जो बैरिंग जहाँ पर लगा हुआ है, जो हिस्सा में वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, उस हिस्से में आप थोड़ी देर के बाद अगर टच करोगे तो अच्छा खासा हीट आपको जो है देखने को मिलेगा। 1 घंटा अगर पंखा चला, उसको टच करे, देखो हीट है। तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी दिया था, वो जो एनर्जी आपने दिया था उस पंखे को, वो घूमने के लिए दिया था, हीट होने के लिए नहीं दिया था आपने। वो एनर्जी जो घूम करके खर्चा होना था, वो एनर्जी हीट होकर के खर्चा हो जा रहा है। कैसे खर्चा हो जा रहा है, हीट होकर खर्चा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी है जो घूमने में यूज़ होना था, वो हीट होने में बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ पंखे में ही नहीं, मोस्ट ऑफ द मशीन्स में बॉल बेरिंग्स यूज़ होते हैं, जहाँ पर कोई दो चीज़ें टच होकर घूम रही होती हैं, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर ग्रीस लगा लगा कि हीट को फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है, बावजूद उसके वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस होता है। मिक्सी वाला भी एग्जाम्पल था मशीन का, और मैंने पंखा वाला भी एग्जाम्पल आपको दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर, वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हम फ्रिक्शन को कैसे कम बेशी कर सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब नीचे के सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला टॉपिक हो रहा है वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम टाइम सम सिचुएशन। फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सिचुएशन में डिजायरेबल है, चाहिए हमको। यू हैव एवर थॉट दैट वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड।
आपने कभी सोचा है कि सोल क्यों खत्म हुआ आपके जूते का, चप्पल का? इट इज़ डन टू द प्रोवाइड शूज़ बेटर ग्रिप ऑफ द फ्लोर, है ना। अच्छा ग्रुप, सॉरी, आप देखें कभी बुट्टा उट्टा बना रहता है जूता में, ऐसा डिज़ाइन विज़ाइन बना रहता है ना, ग्रुप्स बना रहता है, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? हाँ, ये डिज़ाइन, ये बुट्टा इसीलिए बना रहता है ताकि फ्लोर से क्या हो सर, अच्छा खासा फ्रिक्शन मिले, आसानी से आप उसके हेल्प से ग्रिप बना सकें और आगे बढ़ सकें। इसी वजह से अगर कोई जूता ज़्यादा पुराना हो जाएगा, उस पर चलना, ज़्यादा चप्पल पुराना हो जाता है तो उस पर चलना क्या होता है सर, मुश्किल होता है, खास करके भीगे जगह पे, पानी वाले जगह पे। कह रहा है कि सो दैट यू कैन मूव सेफली, इसीलिए ये बना हुआ रहता है ताकि आप सेफली मूव कर सकें, एक अच्छा ग्रिप बन सके, फ्रिक्शन अच्छा प्रोड्यूस हो सके। सिमिलरली द थ्री टायर, है ना, द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मशीन में ऐसे बड़े बड़े बुट्टे, ऐसे बड़े बड़े बुट्टा ग्रुप्स बनाया रहता है। ये क्यों बनाया रहता है? ताकि एक अच्छा खासा जो फ्रिक्शन है वो लग सके और इस फ्रिक्शन की हेल्प से मशीन मूव कर सके, चल सके। ये देखो, ये ट्रैक्टर है, इसमें बड़ा बड़ा बना रहता है ताकि अच्छा खासा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रफ सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक मजबूत फ्रिक्शन बनेगा और जिसकी वजह से एक हेवी वेट को भी। और दूसरी बात है, ट्रैक्टर क्या होता है, कीचड़ उचड़ में, है ना, हल वल जोतने का काम करता है, कीचड़ उचड़ में चलने का काम करता है, मिट्टी कच्चे रास्ते में चलता है ट्रैक्टर वगैरह। इस तरीके से बुलडोज़र वगैरह कंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पर जो है जहाँ पर उसको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर इस तरह के अच्छे फ्रिक्शन के लिए क्या करना पड़ता है सर, उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े डिज़ाइंस दिए रहते हैं ताकि एक अच्छा ग्रिप बने, इंटरलॉकिंग अच्छा हो दो सरफेस के बीच में, है ना, और ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि वी डेलिबरेटली, है ना, इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग, है ना, ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। अब हम जानबूझ के क्या करते हैं सर, ब्रेक पैड लगाते हैं। जैसे ये साइकिल होता है ना, साइकिल में क्या होता है सर, यहाँ पे जैसे जो ये ऐसा लगा रहता है, वहीं पे एक ब्रेक पैड लगा रहता है, ब्रेक पैड, है ना, ब्रेक पैड लगा रहता है जो इससे टच होकर के, है ना, जब आप ऐसे ब्रेक लगाते हैं तो उससे टच होता है ना, उसमें रबर टाइप का चीज़ लगा हुआ रहता है जो थोड़ा रफ होता है, जो स्टील को यानी उस साइकिल के रिम को पकड़ता है और रोकने की कोशिश करता है। कह रहे कि व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स नॉट टच द व्हील। जब आप चला रहे हैं साइकिल को तो ये टच नहीं रहता है, इससे, इस रिम से टच नहीं रहता है, ये छूटा हुआ अलग रहता है। लेकिन जब ये कह रहा है क्या कि बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर द पैड्स रेस्ट, है ना, अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। और जब आप ब्रेक लेते हैं तो ये ऊपर की ओर मूव करता है और इस पर क्या हो जाता है सर, टच होता है और उसको फ्रिक्शन से रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, देन द व्हील्स स्टॉप्स मूविंग, और ये जो साइकिल का चक्का है वो रुक जाता है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर जो होते हैं रब करते हैं अपने हाथ में कुछ मिट्टी ताकि वो बेटर ग्रिप बना सकें और जब अपोनेंट को पकड़े, है ना, तो वो मजबूती से पकड़ सके, एक अच्छा ग्रिप बने और वो भाग ना सके छूट करके। इस तरीके से अगर जो जिम्नास्ट्स होते हैं वो अपने हाथ में कुछ ऐसा ही सबस्टेंस अप्लाई करते हैं ताकि वो अच्छा फ्रिक्शन बना सके और जब आप वो उल्टा पुल्टी करेंगे, अजब अजब एक्शन वक्शन करेंगे तो उसमें वो ग्रिप की वजह से फिसल के गिरेंगे नहीं, नुकसान नहीं होगा। सेफ्टी के लिए वो लोग जो है ग्रिप बनाने के लिए, फ्रिक्शन बनाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो इन सब जगह पर हमने क्या करा सर, अलग अलग तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, मटेरियल को चेंज करके, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है यूज़ करके, या फिर ऐसे चीज़ें अप्लाई करके जो फ्रिक्शन में हमारी हेल्प कर सके बढ़ाने में। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड नॉट, है ना, वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। और बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम लोग को ये नहीं चाहिए, यानी जो फ्रिक्शन है ये हमें नुकसान कर रहा है, उस टाइम पे हमें इसको कम करने की ज़रूरत होती है, मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन दी कैरम बोर्ड्स। आप कैरम बोर्ड्स पे भी तो कुछ पाउडर छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? ताकि जो गोटी है जब उसको आप मारें तो बहुत ही ईजिली क्या हो, वो अच्छे से स्लाइड करे, मूव करे। क्या यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर प्रोड्यूस पावर्ड ऑन द हैंग्स ऑफ द डोर मूव्स स्मूथली। और आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपके जो डोर हैं, दरवाजे हैं घर के, वहाँ पर अगर आप थोड़ा तेल डाल देते हैं उसके उस हिंग्स पे, जोड़ पे, तो क्या होता है सर, आपका जो डोर है वो बहुत स्मूथली मूव करता है, डोर स्मूथली मूव करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया। क्या हुआ सर? फ्रिक्शन कम हो गया। बाइसिकल इन द मोटर मशीन्स, है ना, मैकेनिक uses grease between the moving parts of these machines in all the above cases। क्या बोल रहा है सर कि जो मैकेनिक्स होते हैं
चाहे वो किसी भी मशीन के मैकेनिक्स हो, वो ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्या अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पर मूविंग हो रहा होता है। सिलाई मशीन वाले को देखिएगा वो भी तेल डाल रहे होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। साइकिल वाले को देखिएगा वो क्या करते हैं, रिम वगैरह में जितना भी रिंग वाली चीज़ है, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, व्हील वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में ग्रीस वगैरह लगाया जाता है। अगर कुछ टाइम के बाद फिर ग्रीस को चेंज किया जाता है, रीग्रीसिंग की जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किया जा रहा है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। ठीक है, कह रहा है कि वी वांट टू रिड्यूस, ये सब में हम लोग क्या करते हैं सर, फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, काम कर सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके, है ना, जिस मकसद से हम उसको घुमा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। गाड़ी का चक्का स्मूथली घूमना चाहिए, ज़्यादा घूमना चाहिए, वो रुकावट नहीं बननी चाहिए, है ना, इसीलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं सर, है ना, लुब्रिकेंट्स डालते हैं। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। अब क्या होता है, जैसे ये वाला है हमारे पास, है ना, ये वाला देखो इसके पास डिज़ाइन है रफ वाला, ये दूसरा सरफेस है इसके पास डिज़ाइन है रफ वाला। अब क्या होता है कि जब इसके बीच में आप ग्रीस डाल देते हैं, इसके बीच में आप तेल डाल देते हैं इसके बीच में, तो क्या होता है कि ये जो बीच में एक जगह थी वहाँ पर ये तेल या ग्रीस जो होता है वो उस जगह को कहीं ना कहीं फिल भी करता है, और जब उसके सरफेस पे आप ये दूसरे सरफेस को मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाता है और वो आसानी से मूव कर जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, और इससे इंटरलॉकिंग अवॉइड होता है, कम होता है, नहीं होता है। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, और मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। द सबस्टेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसी चीज़ें जो फ्रिक्शन को घटाती हैं उसको हम लोग लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब जो फ्रिक्शन को घटा दे, चाहे तेल हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे ग्राफाइट हो, इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं सर, स्मूथ बनाते हैं चीज़ों को, फिसलनदार चीज़ें लुब्रिकेंट कह सकते हैं। थूक भी लुब्रिकेंट है टाइम टाइम पे। कह रहा है इन सम, है ना, मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। अब बहुत सारे ऐसे मशीन हैं वहाँ पर तेल यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे मशीन हैं कि वहाँ पर लुब्रिकेंट के फॉर्म में फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल यूज़ नहीं कर सकती, ये मजबूरी है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है सर, एन एयर कॉशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो दो पार्ट के बीच में हवा वहाँ पर रखा जाता है, ट्रैप करवाया जाता है, फंसाया जाता है, बंद किया जाता है, और हवा जो है वो क्या करता है सर, दोनों पार्ट को टच नहीं होने देता है, या टच को कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, उसमें हवा को पैक कर दिया जाता है। तो उस हवा के बीच में आ जाने से उसका जो ग्रिप है, इंटरलॉकिंग है, वो नहीं हो पाता है, और वो हवा एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, और वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। ऐसा भी होता है कुछ मशीन्स में, बट ये महंगे मशीन्स में होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर पूछो कि दिमाग में एक घटिया सा सवाल आ रहा है, क्या कि फ्रिक्शन को क्या हम, अरे अच्छा सवाल आ रहा है कि क्या फ्रिक्शन को हम ज़ीरो कर सकते हैं, क्या फ्रिक्शन को हम बिल्कुल ही लुब्रिकेंट का यूज़ करके या कुछ ऐसा मेथड यूज़ करके एकदम ख़त्म ही कर सकते हैं। पहले कह रहे ना भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी, है ना, इंटायरली एलिमिनेटेड। पूरी तरीके से फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है परफेक्टली, चाहे अब कितना भी स्मूथ वाला आप ले लो, नहीं है स्मूथ। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटीज़ तो है ही, चाहे आप कितना भी स्मूथ सरफेस बना लो, बस कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ तो है ही, मतलब आपका फ्रिक्शन तो लगभग करेगा थोड़ा ना थोड़ा। चलिए अब यहाँ पर आ रहा है सर, है ना, एक अलग टॉपिक है, व्हील्स, है ना, रिड्यूस फ्रिक्शन। कि जो हमारा चक्का होता है ना वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घटाता है। क्या सर, चक्का। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन द अटैची and other pieces of luggage fitted on the rollers. Even a child can pull such piece of luggage. Why is it so? Let us find out. कह रहा है क्या कि आप देखेंगे अटैची वगैरह में, है ना, ऐसा लगा सूटकेस वगैरह में ऐसा चक्का सा लगा रहता है नीचे से, या बहुत सारे हेवी चीज़ों में लगा रहता है, और इससे क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी क्या करता है कि एक भारी से बैग को आसानी से खींच पाता है। और ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो पाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं सर, डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है सर, आपको एक किताब को, एक भारी से किताब को कुछ पेंसिल्स के ऊपर ऐसे रख देने हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है सर, इसको मूव करने का ट्राई करना है। देखिए कि आप कितनी आसानी से, मतलब एक हेवी बुक जो कि भारी है उसको आप डायरेक्ट अगर सरफेस पे रख करके आप उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, शायद आपको अच्छा सा फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन आप पेंसिल पर रख के जब उसको आप मूव करोगे तो बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा सर, बहुत ही इजीली मूव हो जाएगा। लगेगा कि जैसे हमको बहुत ही फोर्स मिनिमम लगाना पड़ रहा है या नहीं लगाना पड़ रहा, ऐसा फील होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कह रहा है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस, जब एक बॉडी
बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करता है, देखो रोल, घसड़ता नहीं है, स्लाइड नहीं करता है, रोल करता है, ठीक है, रोल ओवर द सरफेस, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन इस टाइम पे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे फ्रिक्शन नहीं लगता है, ये ऊपर क्लास की बात है। क्लास 8th में तो सिर्फ आपको फ्रिक्शन का एक ऊपर से नॉलेज दिया जा रहा है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ये एक अच्छा खासा एक बड़ा टॉपिक है, एक गहरा टॉपिक है, जिसके बारे में हम ऊपर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th हो 11th हो या उससे भी ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर घूमता है, रोल करता है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं सर? रोलिंग। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमने पढ़ा था एक स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर आ गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप ये सब टाइप कह सकते हो फ्रिक्शन का, रोलिंग, रिड्यूस फ्रिक्शन। और जो रोलिंग है उससे फ्रिक्शन घटता है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग के मामले में, घसने के मामले में, क्या घिसड़ने के मामले में देखा जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल, है ना, देन द स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। हमेशा किसी बॉडी को दूसरे पर स्लाइड करने से बहुत आसान है कि उसको आप रोल करो। स्लाइड करने से आसान क्या है? रोल करो। रोलिंग इज इजियर देन स्लाइडिंग। घसड़ करके घसीटना ये ज़्यादा मुश्किल है, स्लाइड करना मुश्किल है, लेकिन रोल करना, घुमा के इस चीज़ को आगे बढ़ाना, ये ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर क्या, इट इज़ द रीजन टू द कन्वीनियंट टू द, है ना, पुल लगेज लिफ्टेड विद द रोलर्स। यही वजह है कि इसमें रोलर्स लगा हुआ रहता है ना। अब क्या होता है कि इसको आप घसीट नहीं रहे हैं, बल्कि इसको आप रोल कर रहे हैं, तो आप फ्रिक्शन को मॉडिफाई करके, चेंज करके आसान कर दे रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में, या क्या कह सकते हो आप किसके कंपेयर में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंपेयर में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड? क्या आप ये कह सकते हैं कि आखिर ये जो व्हील है ये क्यों ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, ये क्यों एक महान खोज कहा गया कि जब व्हील की खोज हुई तो ये बहुत ही बड़ी खोज थी। आग की खोज बहुत बड़ी खोज थी, व्हील की खोज बहुत बड़ी खोज थी। इसीलिए बच्चों, क्योंकि जब व्हील की खोज कर ली गई तो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को बहुत कम लोग क्या कर सकते थे, बहुत सारे डिस्टेंस से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। लेकिन जब तक इसे खोज नहीं हुई थी तो लोग भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, आसानी से नहीं ले जा सकते थे, और एटलीस्ट कम लोग तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते थे। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, है ना, मूविंग फ्रिक्शन में। स्टैटिक था, क्या था, कौन सा वर्ड था उसके लिए भाई? ठीक है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन द मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग, है ना, बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। और क्या कह रहा है कि जहाँ पर ऐसे स्लाइडिंग वाली चीज़, जहाँ पर घिसने वाली चीज़ें, है ना, वहाँ पर बॉल बेरिंग्स लगा करके इस घिसने वाली चीज़ को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया जाता है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चीज़ों को चेंज किया जाता है। शटिंग डाउन क्यों कर रहे हैं सर? Common example are the use of ball bearings between the bulbs and the bulbs and the axles of the ceiling fans and bicycle। जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी ऐसी गोल से घूमने वाली चीज़ें हैं, वो हर जगह ये बेरिंग इस्तेमाल होता ही है। अक्सर मशीन में बेरिंग इस्तेमाल होते हैं भाई, नो डाउट। चलो यहाँ पर एक देखिए बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया है। ये वही पंखा है जो हमारे आपके घरों में लगा हुआ रहता है। इस पंखे को खोल करके अंदर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। यही वाला जगह है, इस सेंटर वाला जगह है, वहाँ पर एक बेरिंग टाइप का लगा हुआ है। जो पंखा लटका हुआ रहता है सीलिंग फैन, वहाँ पे बीच में जहाँ पर वो मूव करता है डंडे से, है ना, वहाँ पर बेरिंग टाइप का लगा हुआ रहता है, जिसके बीच में क्या होता है सर, चीज़ें उसके अराउंड मूव करती हैं। यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन है, जो स्लाइडिंग, जो घिसड़ता, जो एक दूसरे से टच होकर रगड़ता, जिससे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और इवन कि शायद काम ही नहीं कर पाता, वहाँ पर उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया गया है। और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन बहुत हद तक कम हो गया है, और अब हीट भी कम होता है और एनर्जी भी क्या होता है सर, बचता है, सफिशिएंट यूज़ होता है। चलिए ये देखिए बॉल बेरिंग आपने देखा होगा। एक्चुअली इसके अंदर में फिर गोल गोल से बॉल होते हैं, ये बेरिंग होते हैं, और इसमें गोल गोल से बॉल होते हैं, बीच में ग्रीस वगैरह भी लगाया हुआ रहता है। और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है नीचे का, जो ये बेरिंग है, और ऊपर का जो बेरिंग है, इसके बीच में बॉल होने की वजह से ये बहुत ही स्मूथली मूव करता है, बहुत ही स्मूथली मूव करता है। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों? बॉल बेरिंग के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आया फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या आया बच्चों? फ्लूइड फ्रिक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि देखो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ
स्टैटिक मतलब हार्ड चीज़ों में नहीं लगता, बल्कि फ्लूइड में भी लगता है, हवा में भी लगता है। कोई भी दो चीज़ जब टच होंगे आपस में और मूव करने की कोशिश करेंगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। इवन कि ऐसे मैं हवा में अभी ऐसे हाथ को हिला रहा हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक हवा है जो मुझे टच कर रही है। वो हवा भी क्या करता है सर, हमें रोकने की कोशिश करता है, तो वो भी जो हमारा मूवमेंट को अपोज कर रहा है वहाँ पर भी एक तरह का फ्रिक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। कह रहा है कि यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हवा क्या है, बहुत हल्की चीज़ है, बहुत पतली चीज़ है ना, मतलब गाढ़ा तो नहीं है। इट इज़ जस्ट कह रहा है यट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। इतना पतला और इतना हल्का होने के बावजूद, जबकि इसके पीछे बहुत अच्छा खासा स्पेस है, फिर भी ये जब ऑब्जेक्ट इसमें मूव करता है तो उसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे हवाई जहाज़ जब मूव करेगा हवा में तो हवाई जहाज़ पे एक अच्छा खासा फ्रिक्शन लगाता है ये एयर, ठीक है। तो एयर भी फ्रिक्शन लगाता है। मैंने कहा ना कि जब भी कोई दो चीज़ एक दूसरे के अपोज में मूव करना चाहेगा, अपोज होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, पानी ही क्यों ना हो। और सॉलिड में तो खैर आपने ऊपर देखा ही, एग्जाम्पल्स हमारे भथेड़े आसपास में पड़े हुए हैं। सिमिलरली वाटर एंड द लिक्विड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। अगर आप पानी में चल रहे हैं तो पानी आपको रोकने की कोशिश करता है, तो वो जो पानी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर भी क्या होता है सर, वहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो चाहे वो वाटर हो या कोई और लिक्विड हो यहाँ पे, या एयर हो इवन के, वो सब के सब क्या कर रहे हैं सर, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक वर्ड फ्लूइड क्यों यूज़ किया गया है वो अब नीचे आप देखिए। कह रहा है कि इट इज़ कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। साइंस में जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लो करने वाला हवा भी है, गैस भी है, और फ्लो करने वाला पानी या लिक्विड भी है। तो लिक्विड या गैस दोनों किस में आएगा सर, फ्लूइड में आएगा। जो भी फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड में आएगा। वही कह रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड है ना इज फ्लूइड। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को अच्छे से। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, वो फ्लूइड है। तो जो भी इसमें चलेगा उस पर क्या होगा सर, फ्रिक्शन लगेगा। अब किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा देखेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। आप इसको अलग से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ड्रैग। देखो ऐसे ही जनरली हमारे दो हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन जब कोई फ्लूइड फ्रिक्शन लगाता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, तो उसको एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है सर, ड्रैग। हालांकि वो भी फ्रिक्शन है, लेकिन ड्रैग जब बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा फ्रिक्शन जो किसी लिक्विड से या किसी है ना गैस से लगा है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो हम पानी में चल रहे हैं, तो हम कितनी तेज़ी से पानी को अपोज करने की कोशिश करें, कितनी तेज़ी से पानी में चल रहे हैं, उस हिसाब से पानी हम पे फ्रिक्शन लगाएगा। जैसे हवा में, हम हवा में चलते रहते तो ऐसा हमको एहसास नहीं होता कि हम पे कोई हवा फ्रिक्शन लगा रहा है। बट जब एक जहाज़ हवा में चलता है तो एहसास होता है ना कि अच्छा खासा फ्रिक्शन लगा रहा है। आप मोटरसाइकिल में बहुत तेज़ चलने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा ना कि हवा से आपको एक अच्छा खासा अपोज जो है मिल रहा फोर्स, और एक अच्छा खासा हवा जो है नुकसान कर रहा है, आपके बॉडी को टच करके निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्पीड पर डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये शेप पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज करिए कि मुझे ये हाथ को ऐसे करके ऐसे हवा में लेके जाना है ना, तो ये हवा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है सर, टच कर रहा है। बट इसी को अगर हम ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, तो ये हवा को कम से कम टच कर रहा है कि नहीं है। एक इतना बड़ा लकड़ी है ना, मान लो इधर से जो है हवा आ रही है, सपोज करो हम इसको ऐसे पकड़ करके, इधर से हवा आ रही है, हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, हवा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टच होगा और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। बट हम उसी लकड़ी को ऐसे पकड़ लेंगे दूसरे तरीके से, और अब ऐसे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वह हवा हमें ज़्यादा अपोज नहीं करेगा, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि शेप पे भी डिपेंड करेगा। किस पे, शेप पे। स्पीड पे डिपेंड करा, शेप पे डिपेंड करा। अब यहाँ पर कह रहा उसके अलावा नेचर ऑफ द फ्लूइड किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। तीन चीज़। नेचर ऑफ द फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड किस चीज़ से बना है, क्या सर, किस चीज़ से बना है। मान लो अगर फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा है ना, जैसे पानी ही है, तो पानी में अगर हम हाथ को ऐसे मूव करेंगे तो हमारा जो अपोज होगा वो अलग होगा। लेकिन पानी की जगह ग्रीस हो, पानी की जगह कोई गाढ़ा सा तेल हो, और वहाँ पर हम अपने हाथ को ऐसे हाथ उस लिक्विड में ऐसे हिलाएं, तो वो ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा रुकावट देखने को मिलेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड कितना गाढ़ा है। जैसे हवा में जो फ्रिक्शन है,
और जो पानी में जो फ्रिक्शन है वो दोनों में कौन ज़्यादा है? ऑफकोर्स पानी वाला। तो पानी का नेचर क्या है? पानी ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा गाढ़ा है। किसके मुकाबले में? हवा के मुकाबले में। ज़्यादातर हवा जो है वो रेयरर है। क्या है? रेयरर है। तो कहने का मतलब है कि फ्लूइड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना डेंसर है, उस हिसाब से भी फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। शेप पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। It is obvious that when object move through fluids, they have to overcome friction acting on them. जाहिर सी बात है, जब फ्लूइड्स में कोई मूव करेगा तो उसके फ्रिक्शन से, उसके रुकावट से ओवरकम यानी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने पड़ेगी। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम चल रहे हैं पानी में तो हालांकि हम जो एनर्जी बॉडी में इस्तेमाल करना था वो पानी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन पानी जितना हमें पीछे की ओर धकेल रही है उतना एनर्जी हमारा बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि जितना पानी हमें पीछे धकेल पा रही है ना, उससे हम आगे बढ़ने के लिए, उससे हम ज़्यादा फोर्स लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। हमको वो ज़्यादा फोर्स जो है काम आता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फ्लूइड को रोकने के लिए या फ्लूइड से लड़ने के लिए हमें वो जो है फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हमारे क्या हो रहा है सर? एनर्जी लूज हो रहा है। इफर्ट्स आर देयरफॉर, इफर्ट्स भी खत्म होता है, देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि क्या सारे तरीके से फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट को खास किस्म का शेप यानी आकार दिया जाता है जिससे क्या हो? फ्रिक्शन कम से कम लगे। जाहिर सी बात है। वेयर डू यू थिंक, है ना, साइंटिस्ट गेट हिंट ऑफ दिस स्पेशल शेप्स? आपको क्या लगता है कि ये जो शेप्स है अलग अलग चीज़ों के फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो बनाए जाते हैं, इस शेप्स का आइडिया साइंटिस्ट को कहाँ से मिलता होगा? जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी का एक खास शेप है, प्लेन का एक खास शेप है, ट्रेन का एक खास शेप है। तो ये जो शेप है, शिप का एक खास शेप है ताकि पानी में वो जो है अच्छे से चल सके, पानी को काट करके आगे बढ़ सके। ये शेप का आइडिया कहाँ से आता होगा? तो कह रहा है कि साइंटिस्ट लोगों को ये सब आइडिया आता है क्या? फ्रॉम नेचर, प्रकृति से ही आता है। प्रकृति से क्यों? कह रहा है कि ऑफकोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट, है ना, इन दी फ्लूइड्स। ये जो चिड़िया है जो हवाओं में उड़ता है, ये जो मछलियाँ हैं जो पानी में तैरती हैं, वही एक एग्जाम्पल हैं जिससे हम पता कर सकते हैं क्या कि पानी में तैरने के लिए कैसे शेप की ज़रूरत पड़ेगी, हवा में उड़ने के लिए कैसे शेप की ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा है कि ऑल द टाइम देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम, है ना, लॉस, है ना, लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। अब पानी में रहने वाली मछली का जो एनर्जी है वो कम से कम खर्चा, इसीलिए पानी में रहने वाली मछली का जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, वो ऐसा स्ट्रीमलाइंड होता है और वो पानी में पानी को काट करके आगे बढ़ती हैं, उससे उसके बॉडी का एनर्जी लॉस होने से बचता है। इसी वजह से नाव को उस शेप का बनाया जाता है, नाव को, पनडुब्बी को उस शेप का बनाया जाता है। और इसी तरीके से आप चिड़िया देखो, चिड़िया का ऐसा शेप बना रहता है बॉडी का कि वो हवा में उड़ सके, खुद को वो हवा को रोक सके, वो हवा को काट सके, ऐसा उसका बना हुआ रहता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी रहता है उनका। तो हवा में जो चलने वाले पक्षियाँ हैं उनको उनके बॉडी के हिसाब से नेचर ने बनाया हुआ है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमें फ्लूइड में ओवरकम करना है फ्रिक्शन से तो हमें इसी तरह का शेप अपना बनाना होगा। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द शेप ऑफ द बर्ड? क्या आपको लगता है कि एरोप्लेन का जो शेप है वो किसी चिड़िया के शेप से मिलता जुलता है? जवाब है बिल्कुल। आप नीचे फोटो देख भी सकते हैं, ये देखिए चिड़िया का फोटो दिया हुआ है और एरोप्लेन का शेप दिया हुआ है, कितना ज़्यादा सिमिलर है। नेचर से इंस्पायर होकर के साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स डिजाइन टू हैव शेप विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। यही कह रहा है कि सिर्फ जहाज़ ही नहीं बल्कि सभी जो व्हीकल्स हैं, मैंने कहा ना कि चाहे वो रेलगाड़ी हो, कार हो, इन सब में ऐसे ही डिज़ाइन बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर? कैसा लगा? ठीक लगा? समझ में आया? इजी सा चैप्टर था, आसानी से हमने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करो भाई, करो कुछ। मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।